Hello student, first of all welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss the rotational spectroscopy. Last videos we discussed the basic of physical spectroscopy, what is the थ्री वेव हमने बताए थे स्पेक्ट्रा को आप कैसे इंटरेक्ट करोगे, और आज हम देखने वाले हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जो बेसिक थिंग्स है वो आपको ऑलरेडी पता है, उसको हम रिपीट नहीं कर रहे, फिर से थोड़ा रिमाइंड हो जाए। सिंपल आपको पता है कि जैसे मान लो ये आपकी फर्स्ट स्टेट है, लोअर स्टेट मान लो, आपके ग्राउंड स्टेट मान लो, ये आपके एक्साइटेड है। यहाँ से आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाल रहे हो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो एनर्जी है आपको एच में होता है पता है, और ये जो एनर्जी गैप है आपका डेल में, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी जब मैच करती है, मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है और इसकी भी 10, जब ही आपका ये मॉलिक्यूल एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा और ऊपर आपका एक्साइटेशन होगा लोअर स्टेट से एक्साइटेड में। ठीक है, ये तो सिंपल हर एक स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए लगती है ये वाली कंडीशन। तो और ये आपको पता है कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए जो रीजन होता है वो होता है आपका माइक्रोवेव रीजन। ठीक है, तो रीजन है वो आपको पता है कि माइक्रोवेव होता है, और ये सिंपल वेव। अब आपको पढ़ना है कि इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स का, पीवाईक्यू देख लो या आप एंट्रेंस का एग्जाम्स देख लो, तो उसमें क्वेश्चन कैसे देंगे, आपको मॉलिक्यूल दे देंगे, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड दे दिया, NO2 दे दिया, पूछ लिया कि इसमें भी कौन सा रोटर है। तो आपको जैसे हम इसमें रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं वो आपका होता है रिजिड रोटर। रिजिड रोटर का मतलब क्या है, जैसे ये मॉलिक्यूल है कोई, रिजिड का मतलब है यहाँ पे फिक्स रहेगी, डिस्टेंस जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो आपकी चेंज नहीं हो। ये कह रहा है कि मोमेंटम है, जैसे ए से बी है, ये मॉलिक्यूल आपका रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस वो चेंज नहीं होती। बट ये रियलिस्टिक बात नहीं है, आपका चेंज तो होती है, जो नॉन रिजिड में पढ़ते हैं उसमें फैक्ट आ जाता है डी, जो सेंट्रीफ्यूगल्स वगैरह वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज द डिफरेंस बताओ रिजिड में या नॉन रिजिड। रिजिड का मतलब फिक्स है, कौन है जो डिस्टेंस, जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की, वो आपकी फिक्स रहने वाली है। ये रियलिस्टिक नहीं है, बट रिजिड में ये ऐसा होता है, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी एनर्जी देखेंगे। रोटेशनल जो कॉन्स्टेंट आएगा बी से हम जिसको डिनोट करते हैं वो आपको बताएंगे कि क्या होता है। ठीक है, ये आपका रिजिड रोटर की कंडीशंस होती है, और जो उसकी एनर्जी होती है वो आपकी होती है बी जे इंटू जे प्लस वन। जो बी होता है उसको हम रोटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे आप, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई, एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई जे इंटू जे प्लस वन। ठीक है, ये एनर्जी जूल में है। अगर आपको सेंटीमीटर में करना हो तो आप इसको एच से डिवाइड कर देते हो। ठीक है, बी एच सी जे, इसी को अगर सेंटीमीटर में करना हो तो एनर्जी आप बी एच सी जे इंटू जे प्लस वन कर सकते हो। ठीक है, ये तो सेम थिंग्स है, आपको पता चल रही होगी। ये सिंपल बी आपका रोटेशनल, एच आपका प्लैंक कांस्टेंट होता है, पाई आपको पता है कांस्टेंट है, 22/7 वैल्यू होती है, और आई है इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है आपका मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो हम म्यू लेते हैं, हाँ डिस्टेंस आपका आर स्क्वायर है, जो मास है उसकी जगह हम म्यू लिखते हैं आप इसको। ठीक है, वो आप कैसे कैलकुलेट करते हो, मान लो दो एटम है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो आप ऐसे करोगे 1/m1 प्लस 1/m2, सोल्व करोगे तो आप नीचे m1 m2 m1 प्लस m2। ठीक है, ये वैल्यू होती है 1/म्यू की। या वैल्यू पुट, कई बार क्वेश्चंस में आपको इनर्शिया की वैल्यू गिवन होगी आर की, तो आपको म्यू कैलकुलेट, जैसे मान लिया कि आपका HF मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल HF मॉलिक्यूल है, डायटोमिक के लिए करते हैं हम ये, तो H का आपको मास बताना चाहिए, फ्लोरीन का कितना है, यहाँ से आप म्यू निकालोगे, आर गिवन होगा तो इनर्शिया, क्योंकि आपको अगर ये पूछ लेगा कि एनर्जी पूछेगा तो आपको बी की वैल्यू कैलकुलेट, बी एच आपको पता है प्लैंक कांस्टेंट 6.64 10 इसके -34, वो वैल्यू पुट कर दोगे, इनर्शिया की वैल्यू पुट कर दोगे म्यू इनटू आर स्क्वायर, तो वहां से बी निकलेगा। फिर यहाँ पे जे बोलेगा कि भाई कौन सी फर्स्ट से सेकंड है, 0 से 1 जा रहा है, 2 से 3 जा रहा है, ये थिंग्स है। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जी को काफी इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल पूछे ही जाते हैं आपके। ठीक है, फर्स्ट थिंग तो ये है। और अगर आप बोलोगे कि ये कहाँ से आया तो हम वो भी डिस्कस कर सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो सिंपल आपको पता है कि जैसे लीनियर में p²/2 होती है एनर्जी, h²/i, फिर म्यू की वैल्यू पुट करके बाद में एनर्जी आती है आपकी। जे यहाँ पे होता है आपका रोटेशनल क्वांटम नंबर। ठीक है, और जो अलाउड ट्रांजिशंस की बात करें तो डेल जे के लिए होता है आपका +-1, आपका अलाउड ट्रांजिशंस की कंडीशन होती है। कोई भी आपसे पूछ सकता है, मान लो कि डेल जे का चेंज 2 आ रहा हो, 3 आ रहा हो, तो आपका अलाउड नहीं होगा, वो फॉरबिडन रहने वाला है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये पूछते हैं आपसे कि जो आपका रिजिड, आप टॉपिक में भी देखोगे, जो रिजिड रोटर है आपका, इसमें आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन कर दो आप, तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा आपका, जो इंटेंस जो एक गैप है आप बनाते हो जो स्पेक्ट्रा वाला, तो इसमें ये होता है कि आप यहाँ से देख लो कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली है बी के, बट बी आई के इनवर्सली है, आई क्या होता है म्यू आर स्क्वायर, दैट मीन्स बी इनवर्सली हो गया मास के। तो आप ये देख सकते हो कि मास अगर ज्यादा होगा तो बी की वैल्यू कम हो जाएगी, बी की वैल्यू कम होगी तो एनर्जी सेपरेशन भी कम होगा। तो मान लिया एक जगह मैंने अगर ले रखा है आपका
HF का, और एक ले रखा है मैंने DF का, एनर्जी सेपरेशन मान लो इतना है, तो ये वाला गैप थोड़ा DF के लिए डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ से ऐसे डिक्रीज वैल्यू मिलती है। ये क्यों मिलती है? क्योंकि यहाँ इस फॉर्मूले से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, कई बार पूछा जाता है आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन का, स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूजन रहता है, इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट बता सकते हो, क्योंकि I आपको होता है म्यू आर स्क्वायर, B इनवर्सली है, ये कम है, ये ज्यादा होगा तो कम, तो अगर आप इसमें मास ज्यादा होगा, इसका 2 है तो इसका, तो मास ज्यादा हो गया तो B की वैल्यू कम होगी, B कम होगा तो एनर्जी सेपरेशन भी कम होगा, इसलिए आपका ये कम हो जाता है। तो ये टॉपिक था आपका आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन का भी हो गया है, जो आपका बेसिक एनर्जी वाला भी हो गया है, और इसमें एक और पूछा जाता है आपका सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक जो रोटर्स होते हैं उनसे भी पूछा जाता है कि स्पेरिकल है तो क्या वैल्यू होती है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, एक ट्रिक भी होती है जिसकी हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके मॉलिक्यूल आप जैसे है स्पेरिकल है, हम दूसरा मार्कर ले लेते हैं आपका, देखो स्पेरिकल है आपका, तो उसके लिए इनर्शिया की जो वैल्यू होती है आपकी IA इक्वल टू होता है आपका IB इक्वल टू होता है आपका IC। इंक हमारी खत्म हो रखी है और मार्कर हम नहीं ले, इसलिए थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा आपको। ये होगा आपका स्पेरिकल का, और जो लीनियर होता है उसमें क्या होता है कि जो इनर्शिया फर्स्ट वाले की 0 होती है, IB और IC सेम होते हैं, फिर आपका आता है सिमेट्रिक, और फिर आता है आपका एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक का मतलब कहीं भी सिमेट्रिक नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपकी IA हो या IB हो या IC हो, वो दोनों ही इक्वल नहीं मिलेंगे, ठीक है, दोनों इक्वल नहीं मिलने वाले। सिमेट्रिक दो टाइप का होता है आपका, एक होता है आपका ये प्रोलेट और एक होता है आपका ये ओबलेट, ठीक है। तो जो इसमें क्या होता है आपका IA है वो लेस देन रहने वाला है IB IC से, इसमें अपोजिट कंडीशन हो जाएगी, IB IC ग्रेटर हो जाएगा IA से। तो ये तो सिंपल हो गया, आपसे कोई मॉलिक्यूल दे दिया, फॉर एग्जांपल मैंने CCl4 दे दिया, मैंने CH4 दे दिया, मैंने CH2Cl2 दे दिया, ठीक है, या मैंने HF दे दिया कोई मॉलिक्यूल, या अल्काइन दे दिया, तो पूछ लिया आपको क्या है, तो ऐसे तो आप नहीं बता सकते, क्या पता आपको इनर्शिया की वैल्यू कौन से मॉलिक्यूल में क्या हो रही है। तो उसके लिए एक ट्रिक होती है कि जो अगर लीनियर होता है वहां पे तो आपका पॉइंट ग्रुप C इन्फिनिटी मिलेगा आपको, और अगर आपका स्पेरिकल है, स्पेरिकल होगा तो टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप हो, ऑक्टाहेड्रल हो, या आपका आइकोसाहेड्रल हो, ठीक है, उसके लिए कंडीशन होती है आपके। और जो सिमेट्रिक वाला है, इस जो एसिमेट्रिक है, इसमें आपकी एक्सिस है वो आपकी C2 एक्सिस कहीं मिल रही हो मॉलिक्यूल में, तो वो आपका एसिमेट्रिक रोटर की कंडीशन में आएगा। और सिमेट्रिक के लिए आपका Cn ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो या 3 से ज्यादा हो तब आपका सिमेट्रिक आता है। तो आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। अब जैसे आपको पता है कि लीनियर मॉलिक्यूल है, जैसे अल्काइन मान लिया, अच्छा मान लीनियर मॉलिक्यूल, तो आप C इन्फिनिटी तो पॉइंट ग्रुप, तो सीधा आप बता सकते हो कि लीनियर रोटर हो गया है, ठीक है। और अब मान लो कि CH4 है, तो आपको पता है कि टेट्राहेड्रल हो गया, तो परफेक्ट टेट्राहेड्रल वाले के लिए कौन सा रोटर होगा, स्पेरिकल रोटर होगा, तो आप ऐसे बता सकते हो CCl4 के लिए भी स्पेरिकल होगा। अब CH2Cl2 वाला है, इसमें आप एक्सिस चेक कर लोगे कौन सा होता है, एसिमेट्रिक, C2 एक्सिस हो तो एसिमेट्रिक बोल दोगे, और C2 से N से ग्रेटर देन वैल्यू हो तो आप सिमेट्रिक बोल दोगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो, कुछ क्यूरी लगती है तो कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू।